दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MTAR के प्रोज एंड कॉन्स की, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के क्या प्रोज हो सकते हैं और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जल्दी से बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज के बारे में। MTAR टेक्नोलॉजीज जो कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से आती है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में 7% के कंपाउंडिंग ग्रोथ से ग्रो करेगी, जो कि काफी हेल्दी नंबर है और ये इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रो माना जा सकता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये इंडस्ट्री 6 या 7% से ग्रो करेगी, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस 6 to 7% ग्रोथ को ड्राइव क्या करेगा, यानी कि इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे। दोस्तों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर प्रिसीजन इंडस्ट्री के लिए निकल के आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का काफी फोकस आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर रहने वाला है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ होती है जिसको लेकर एस्टिमेट किए जा रहे हैं, तो उसका डिमांड इस प्रिसीजन इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बताता हूं कि करंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे टोटल जीडीपी के अंदर 17 to 80% का कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल 2025 तक ये 17 और 18% का नंबर बढ़ के 25% के आसपास का हो जाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड इसके अलावा गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स एक ग्रोथ ड्राइवर की तरह एक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के 6 to 7% के ग्रोथ के लिए, जो आने वाले टाइम में हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया था कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू न्यूक्लियर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर से निकल के आता है। वहां पे अगर आने वाले टाइम में ग्रोथ होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि डिफेंस सेक्टर में आने वाले टाइम में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसके अलावा कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा एरोस्पेस का, तो उन सब चीजों से इस कंपनी के अंदर इसकी डिमांड में एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से फोरकास्ट किया जा रहा है कि कंपनी का आने वाले टाइम में 6 to 7% का CAGR ग्रोथ हो सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड प्रो हो सकता है कंपनी का हेल्दी ऑर्डर बुक। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें, यानी कि कंपनी के पास वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो कंपनी की पाइपलाइन के अंदर हैं। अगर मैं 30 नवंबर 2020 की बात करता हूं, तो तब तक कंपनी के पास कंपनी के ऑर्डर बुक के अंदर 356 करोड़ तक के ऑर्डर्स थे। दोस्तों ऑर्डर बुक के अंदर भी कंपनी के मेजर ऑर्डर्स न्यूक्लियर सेक्टर, क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के हैं, जहां से कंपनी के पास काफी ज्यादा ऑर्डर पहले से आए हुए हैं। और अगर हम इस ऑर्डर बुक को इसके हिस्टोरिकल ऑर्डर बुक के साथ कंपेयर करें, तो अभी तक का ये सबसे अच्छा नंबर माना जा सकता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रो है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर हम MTAR टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, तो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और रोबस्ट है, जिसकी वजह से कंपनी के पास डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के काफी ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, और जिसकी वजह से कंपनी का उन कंपनीज के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी है। कंपनी का अगर मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं, तो कंपनी न्यूक्लियर सेक्टर में 14 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में 6 तरीके के और क्लीन एनर्जी में 3 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनका डिमांड इन सब सेक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा होता है। इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर किसी भी कंपनी के लिए उसके रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने की प्रोसेस काफी ज्यादा रोबस्ट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, अगर उनको अपने बिजनेस प्रोसेसेस को आने वाले टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना है। तो वहीं पे अगर हम MTAR टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो कंपनी का रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने का प्रोसेस काफी ज्यादा रोबस्ट और स्ट्रीमलाइंड है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बताता हूं कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए अलग अलग सप्लायर्स के ऊपर रिलाई करती है, ताकि इनका एक के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी ना बने। इसके अलावा मल्टीपल सप्लायर से रॉ मटेरियल लेने का एक और फायदा कंपनी को होता है कि कंपनी के पास बेटर बार्गेनिंग पावर रहती है, क्योंकि जिस सेक्टर के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है, वहां पे रॉ मटेरियल एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट और सबसे बड़ा कॉस्ट होता है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 3 साल के अंदर काफी अच्छा रहा है। कंपनी का सेल्स 10% के CAGR से ग्रो किया है, वहीं पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 140% के CAGR से ग्रो किया है पिछले 3 साल के अंदर। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज के बारे में, लेकिन आपको बैलेंस्ड अप्रोच के लिए ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। चलिए अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का कौन या रिस्क ये हो सकता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए 35 कस्टमर्स के पास जाती है, यानी कि इनके 35 कस्टमर्स हैं जो इनसे प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन इनका डिपेंडेंसी टॉप 5 कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, जहां से इनका टोटल 88% के आसपास का रेवेन्यू निकल के आता है।
तो अगर उन 5 कस्टमर में से कोई भी एक कस्टमर अच्छा परफॉर्म नहीं करता या इनसे प्रोडक्ट नहीं लेता तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हिट हो सकता है। दोस्तों, काफी कम कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रखने का एक रिस्क ये भी होता है कि सामने वाली पार्टी आपके ऊपर अपनी टर्म्स को डिक्टेट करती है, यानी कि कम दाम पे आपसे प्रोडक्ट्स लेती है। तो इन चीजों का एक बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ता है। तो यहां पे एज इन्वेस्टर आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में कंपनी कुछ ही कस्टमर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कैसे कम करती है। सेकंड कॉन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के मेजर 5 कस्टमर्स हैं। उन 5 कस्टमर में से अगर मैं आपको 3 कस्टमर्स के नाम बताऊं, NPCIL, DRDO और इसरो, ये तीनों गवर्नमेंट रन कंपनीज हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट कितना पैसा एलोकेट करता है इन कंपनीज के लिए, उसका काफी ज्यादा असर पड़ता है MTAR टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्योंकि इनका काफी बड़ा रेवेन्यू का चंक वहां से निकल के आता है। तो आपको टाइम टू टाइम ये भी देखते रहना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट का एलोकेशन इन कंपनीज के अंदर थोड़ा कम होता है या ज्यादा होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर पड़ सकता है। बात करते हैं थर्ड कॉन के बारे में। अब मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको एक चीज समझाने का ट्राई करता हूं कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं और वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं। अब एक कस्टमर आके बोलता है कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, तब मैं उसको मैन्युफैक्चर करके वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा। लेकिन ऐसे ही टाइम पे मेरा एक ऐसा कस्टमर भी है जहां पे मैंने उसके साथ अगले 5 साल का डील करके रखा है कि अगले 5 साल तक वो मेरे प्रोडक्ट को कंटिन्यूस खरीदता रहेगा। तो आप सोचिए कि कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा होगा। ये मॉडल ज्यादा अच्छा होगा जहां पे मेरा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अगर हम MTAR टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो ये मल्टीपल परचेज ऑर्डर्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। इसके बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। तो अगर कोई भी एक कस्टमर आने वाले टाइम में बोलता है कि उसको वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना या उनको अपने इन हाउस अपनी कंपनी के अंदर ही बिल्ड करना है, तो उसका असर इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिवली पड़ सकता है। कंपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है वहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्रिसीजन इंडस्ट्री, क्योंकि एक्यूरेसी वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो अगर कोई भी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका असर इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा बुरे तरीके से पड़ सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम देखते रहना पड़ेगा कि क्या कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, क्योंकि वो चीज एज ए इन्वेस्टर आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि वो इनके बिजनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से इंपैक्ट करती है। आपको यह भी बता दें कि कंपनी के ऊपर एक लीगल केस चल रहा है, लेकिन उसका लाइबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और उसका मैक्सिमम लाइबिलिटी 1.4 करोड़ तक का है। तो कंपनी के साइज के हिसाब से वो बहुत बड़ा लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एज ए इन्वेस्टर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई MTAR में इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये सब चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं कुछ भी आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता हूं, ये सिर्फ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने के कुछ और प्रोज एंड कॉन्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले।